नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। स्पेशल जज के नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की भूमिका के बारे में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अभी इस स्टेज पर मनीष सिसोदिया को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत तो मोदी सरकार पर जमकर भड़के संजय सिंह। बोले, मोदी सरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रखने की कर रही कोशिश। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। इस फैसले को देखकर यह साफ संकेत लग रहे हैं कि मोदी सरकार और लंबे समय तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फैसले को अब हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। संजय सिंह ने कहा कि एक ही मामले में 8 लोगों को जमानत मिल चुकी है, बावजूद इसके इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एआईएफसी भी करेगा प्रदर्शन, संसद तक करेंगे मार्च। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस जंतर मंतर से आज संसद भवन तक मार्च करेंगे। मार्च में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे संसद मार्च का शुभारंभ करेंगे। एआईएफसी अध्यक्ष ने कहा कि देश के मछुआरों की समस्याओं का मुद्दा भी हम उठाएंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, के राजू और टीएन प्रतापन सहित कई कांग्रेसी नेता और सांसद विरोध मार्च में शामिल होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि संसद मार्च के जरिए हम भारत के मछुआरों की ताकत दिखाएंगे। मोदी सरकार का राहुल गांधी के खिलाफ अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए भी हम प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा मछुआरों के हक में खड़े होते हैं। राहुल गांधी को जिस तरीके से डराया जा रहा है उसका असर गरीब जनता सहित मछुआरों पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज एआईएफसी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर संसद भवन तक मार्च करेंगे। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा और सांसदी जाने पर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि कुछ लोग चोर हैं और उनमें से नीरव मोदी, ललित मोदी एवं एक और मोदी का नाम लिया था। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था तो इन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तो नहीं किया। मुकदमा सूरत में बैठा एक मोदी करता है जिसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है उस मामले में मुकदमा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द। अरविंद केजरीवाल पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। ये आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल मुख्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास में जमा करवानी होगी। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरन विरोध क्यों किया और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया। यह क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।
अगली बड़ी खबर, निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह का बड़ा ऐलान। बोले अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी बनेंगे मंदिर। आपको बता दें कि तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये टिप्पणी शोभा यात्रा के दौरान की। उन्होंने एक वीडियो में कथित तौर पर कहा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसी तरीके से मथुरा और काशी में भी एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। एक अन्य वीडियो में हैदराबाद के गोसा महल के विधायक ने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक सभा को संकल्प दिलाया। संकल्प में लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने और भारत के साधु संत और महिलाओं की रक्षा करने का भी आह्वान किया। आपको बता दें कि भाजपा के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो में कथित तौर पर कहा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसी तरीके से अब मथुरा और काशी में भी एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पटियाला जेल से आज रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ट्विटर पर शेयर की जानकारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से रिहा हो सकते हैं। सिद्धू के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी साझा की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने इसकी विधिवत जानकारी नहीं दी है। अभी कैदियों की रिहाई पर बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू 1990 के रोड रेज मामले में 1 साल की सजा होने के बाद 20 मई 2022 से पटियाला की जेल में बंद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को 19 मई 2022 को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। इस लिहाज से 18 मई तक उन्हें जेल में रहना पड़ता, लेकिन जेल के नियमों के अनुसार कैदियों को हर महीने 4 दिन की छुट्टी दी जाती है। सजा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। इस लिहाज से उनकी सजा 48 दिन पहले मार्च के आखिर तक पूरी हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की मशाल रैली में झुलसे 8 कार्यकर्ता, 2 की हालत बेहद गंभीर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की मशाल रैली में 8 कार्यकर्ता झुलस गए। यह हादसा संजय बाजार के पास हुआ। यह रैली कांग्रेस भवन से शुरू होकर शहीद स्मारक की ओर जा रही थी। इस दौरान रैली में हाथ में मशाल थामे 2 युवक चल रहे थे। इस बीच आग में 8 कार्यकर्ता झुलस गए। पुलिस वालों ने यह आग बुझाई। इस आग में 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें महारानी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन अब उन्हें रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली छोड़कर महारानी अस्पताल के बाहर जुट गए। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने इस रैली का आयोजन किया था। अगली बड़ी खबर, अपनी ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में की गई अपील, लेकिन सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के लिए हफ्ते भर से हैं साइलेंट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले में ऊपरी कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की गई है। इसे लेकर अब कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में कोर्ट में एक अपील भी दाखिल नहीं कर सकी है। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर से साइलेंट है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में पिछले शुक्रवार को ही राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि राहुल गांधी को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी 2019 में वायनाड से सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर अब कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में कोर्ट में एक अपील भी दाखिल नहीं कर सकी है। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा आप एक सांसद के रूप में भी रहना चाहते हैं और अदालत के समक्ष भी नहीं जाना चाहते, ये कैसा अहंकार है। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो एकमात्र राजनेता नहीं है जिन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधानमंडल की सदस्यता खो दी है और इसके बारे में हो हल्ला मचाने की कोई बात नहीं है। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अपना केस लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन वो इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील तक नहीं की है, तो यह किस तरीके का अहंकार है। आप एक सांसद के रूप में बने रहना चाहते हैं और अदालत के समक्ष भी नहीं जाना चाहते। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अपना केस लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन वो इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले सासाराम में भारी बवाल, धारा 144 की गई लागू। आपको बता दें कि बिहार सहित पूरे देश में रामनवमी के मौके पर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सासाराम में रामनवमी को लेकर दो समुदायों में तनाव का माहौल हो गया। इस विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सहजलाल पीर मोहल्ले में दोनों पक्षों की ओर से बमबाजी और गोलाबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में एक को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रविवार को अमित शाह सासाराम पहुंचने वाले हैं। इस घटना को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ डीएम और एसपी भी कैंप कर रहे हैं। जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना के बाद सासाराम में दहशत का माहौल हो गया है। वहीं मौके पर डीएम और एसपी पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा, शिवपुर में एक बार फिर से हुआ पथराव। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा। शुक्रवार को एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई। हावड़ा के शिवपुर में पथराव हुआ। इसके पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की, जिससे मीडिया कर्मियों को खुद को बचाने के लिए लाइव रिपोर्टिंग में ही भागना पड़ा। खास बात यह थी कि जब हिंसक भीड़ ये सब कर रही थी तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। हिंसा की यह वारदात पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी। ऐसे में सवाल प्रशासन पर उठता है कि आखिर एक दिन पहले हिंसा के बाद पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके चलते दूसरे दिन भी हिंसा शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली, हिंसा के पीछे ना तो हिंदू ना ही मुस्लिम, यह हिंसा बीजेपी ने कराई। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि रामनवमी के दिन हावड़ा में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। रामनवमी के दूसरे दिन भी हावड़ा के शिवपुर में पत्थरबाजी हुई। हालांकि वहां स्थिति अब नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा में हिंसा के पीछे ना तो हिंदू थे ना ही मुस्लिम थे। बजरंग दल और अन्य ऐसे संगठनों के साथ में बीजेपी हथियारों के साथ हुई इस हिंसा में शामिल थी। और बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के अभिषेक बनर्जी। बोले, 200 पार बोलते हुए 70 सीटों पर सिमट गए और यही करते रहे तो 20 सीटों पर सिमट जाएंगे। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हावड़ा हिंसा मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी 200 पार बोलते हुए 70 सीटों पर सिमट गई और यही करती रही तो 20 से 30 सीटों पर सिमट जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम के नाम पर राजनीति का फायदा बंगाल में नहीं मिलेगा। 2021 की हार क्या बीजेपी भूल गई है? उन्होंने कहा कि हावड़ा में जो कुछ भी हुआ है वो सबने देखा है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि कुछ लोग दंगे की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि पुलिस की अनुमति के बगैर जुलूस निकाला गया। बीजेपी ने अपना दम दिखाने के लिए जुलूस निकाला। उन्होंने सवाल किया कि तलवार लेकर राम का जुलूस कैसे निकल सकता है? अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डीजे चलाकर राम को याद करते हैं, यह कैसी प्रथा है जहां पर रास्ते पर चिल्लाकर शोभा यात्रा का नाम देकर जुलूस निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को अपनी पैतृक संपत्ति समझती है। बनर्जी ने कहा कि गुजरात से लेकर बिहार तक रामनवमी के नाम पर दंगा किया जा रहा है। हर दल को अपनी राजनीति का अधिकार है, लेकिन शोभा यात्रा के नाम पर दंगा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नियमावली को नहीं मानना ही बीजेपी की गुंडागर्दी का प्रतीक है। और बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। पहले किया था 80 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 20 मार्च को 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे।
और ये बड़ी खबर, हावड़ा में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल को घुमाया फोन, तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि हावड़ा हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को फोन कर स्थिति के बारे में जानकारी ली है। वहीं इसे लेकर टीएमसी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के काजीपाड़ा इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच में झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि काजीपाड़ा में धारा 144 लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दो पुलिस कमिश्नरेट इलाकों में इंटरनेट की सुविधा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी इलाकों में अफवाह फैलने के डर से राज्य सरकार ने यह फैसला किया है और नोटिफिकेशन जारी किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हालातों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। उन्होंने सरकार से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त इंतजाम करने और शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे की साख लगी दांव पर। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव का सियासी शंखनाद हो गया है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को जनता का जनादेश आएगा। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीतना हर कीमत पर बेहद जरूरी है। लगातार हो रही हारों के बीच कर्नाटक का चुनाव लोकसभा चुनाव की परीक्षा से पहले पार्टी के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। उससे भी ज्यादा नतीजे पार्टी की कमान संभाल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मायने रखते हैं। दरअसल कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ पार्टी को उनसे काफी उम्मीद है कि खड़गे के अध्यक्ष पर रहने से कर्नाटक में कांग्रेस को सियासी फायदा मिलेगा और दलित वोटों पर कमजोर हो रही पकड़ फिर से मजबूत होगी। जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले केवल दूसरे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोटर रहे दलित समुदाय के विश्वास को कायम रखने की है और मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी कसरत का केंद्र उनका गृह राज्य कर्नाटक ही होगा। आपको बता दें कि ऐसे में गांधी परिवार से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे की साख कर्नाटक में दांव पर लगी है, जहां पर उन्हें खुद को साबित करना होगा। आपको बता दें कि वैसे तो सभी सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। ओपिनियन पोल में कई चैनलों ने साबित किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने बनाई नई स्ट्रेटजी। यूपी में ओबीसी के कथित अपमान के मुद्दे पर घेरने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि ओबीसी समाज के कथित अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। पार्टी अब इस मुद्दे को और ज्यादा व्यापक बनाने की तैयारी में है। इस मुद्दे को यूपी के गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। इसके लिए पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने कमान संभाली है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा यूपी के गांव-गांव और शहर-शहर तक में इस मुद्दे को उठाएगा। इस दौरान राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, मायावती और विपक्ष के दूसरे नेता भी टारगेट पर रहेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20,000 गांव में इस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं। यूपी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के मुखिया नरेंद्र कश्यप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नरेंद्र कश्यप ने एबीपी न्यूज को बताया कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान लॉन्च करने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी लॉन्चिंग 6 तारीख को हरियाणा से करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता पिछड़े समाज के घर घर जाकर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। और बड़ी खबर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाषा की मर्यादा भूली कांग्रेस पार्टी, ओबीसी समुदायों ने सबक सिखाएगा। ये आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी पर हमला करते हुए शब्दों की गरिमा भूलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज वे शब्दों की गरिमा भी भूल गए हैं। वे क्या बोल रहे हैं उन्हें उन शब्दों की भी परवाह नहीं है। वे कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी भाषा है। जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति अपमानजनक रवैये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ओबीसी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा और उन्हें सबक सिखाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जीत के रथ को रोक पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।